नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल के अंत में होंगे, लेकिन 2018 में मिली हार से सबक लेकर सत्ता और संगठन ने अभी से मिशन 2023 फतेह करने की अपनी गहरी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ संगठन बूथ मजबूत करने पर जोर दे रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार अपने मंत्री और विधायकों के जरिए जनता के बीच पैंठ बनाने में जुटी है। मतलब सरकार ने बीजेपी विधायकों से उनके क्षेत्र के ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मांगा है जो सीधे जनता से जुड़े हों या फिर जनता वर्षों से जिनकी मांग कर रही है, जिससे साफ है कि सरकार मेगा प्रोजेक्ट से मेगा जीत की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है और उसका सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ बीजेपी विधायकों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे, कांग्रेस विधायकों से नहीं। ऐसे में कांग्रेस विधायक सरकार पर जनता के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। अटेंशन में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कैलेंडर में साल 2022 चल रहा है, लेकिन फोकस 2023 पर है। प्रदेश में भाजपा सरकार ने मिशन 2023 पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बीजेपी अब अपने विधायकों के जरिए जनता में पैठ बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए बीजेपी विधायक इन दिनों अपने इलाकों के जनहित के कामों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं और खुद जाकर सीएम शिवराज को सौंप रहे हैं। साथ ही लिस्ट में ऐसे कामों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है जिनकी जनता वर्षों से मांग कर रही है। खासतौर पर बीजेपी का फोकस आदिवासी और 2018 में हारी सीटों पर है। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार ने बीजेपी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र के प्रस्तावित 5 बड़े काम पूछे हैं। इस आधार पर उनकी विधानसभा क्षेत्र में इस बार बजट में 2 साल में पूरा करने के हिसाब से 5 अहम प्रोजेक्ट मंजूर होंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रत्येक विधायक से 15 करोड़ की सीमा तक के प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट तुरंत भेजने को कहा है। इसलिए बजट में भी 1905 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वहीं सरकार के पत्र के बाद बीजेपी विधायकों ने अपने प्रस्ताव भी भेजना शुरू कर दिया है। ज्यादातर विधायकों ने अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल, सड़क, खेल मैदान, पाइपलाइन, सीवरेज, स्कूल भवन, पार्क, सामुदायिक भवन जैसे प्रोजेक्ट के प्रस्ताव भेजे हैं। सरकार ने बीजेपी के विधायकों और बीजेपी समर्थित निर्दलीय विधायकों से तो प्रस्ताव मांगा है, लेकिन कांग्रेस के 96 और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों से किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं मांगा है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से पद्धति रही कि हम लोग प्लानिंग इन एडवांस और प्लानिंग इन डिटेल पर विश्वास करते हैं। हमारे विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं और उसके नाते लगातार वो जनता के संपर्क में रहते हैं और ये प्रयास होना चाहिए कि जब भी कोई समग्र विकास की बात होती है, क्षेत्र के विकास की बात होती है, तो सारे मुद्दे जनता के बीच में तय करके विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन बहुत आती है, रोड टूट जाता है, रोड सुधार लेते हो, लाइट टूट जाती है, लाइट सुधार लेते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जो छोटे छोटे विकास तो कर चुकी होती है। बड़े प्रोजेक्ट की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं उसकी एडवांस प्लानिंग के हिसाब से सारा काम किया जाता है। कांग्रेस विधायकों को इंतजार करना चाहिए, वो भी अपना प्रस्ताव जरूर भेजें। सरकार जो है इस पूरे मामले में किसी को भी नजरअंदाज नहीं करेगी। यूँ तो चुनी हुई केंद्र और प्रदेश की सरकार सभी की होती है, लेकिन हाल ही के मामलों में प्रदेश की स्थिति इससे जुदा नजर आती है। उदाहरण के रूप में देखें तो निमाड़ के खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी जिले के 16 विधायकों में से भाजपा के सिर्फ 6 विधायक हैं। इन सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के 5 विकास कार्य प्रदेश सरकार को भेज दिए हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों का कहना है कि उनसे सीएम ने विकास कार्य नहीं मांगे हैं। सीएम जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे निर्दलीय विधायक जो कांग्रेस को खुलकर समर्थन नहीं करते हैं, उनसे भी सरकार ने 5 विकास कार्य मांगे हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा कांग्रेस समर्थित हैं, इसलिए उनसे कोई प्रस्ताव नहीं मंगवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार भेदभाव से काम कर रही है, कहने को तो सरकार सभी की होती है, प्रदेश के मुखिया जो होते हैं सभी के होते हैं, लेकिन भाजपा मिशन 2023 पे तैयारी करते हुए जिस प्रकार से उपचुनाव में उनको कड़ी पराजय का सामना करना पड़ा है, उसको देखते हुए जो अपने नाराज विधायक हैं उनसे 5 प्रस्ताव मांग रही है विकास के। और बड़े ही शर्म की बात है कि ये सारे प्रस्ताव सिर्फ भाजपा विधायकों से मांगे गए, कांग्रेस के 96 विधायकों से कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया है। भेदभावपूर्ण नीति है और ये सरकार का गलत रवैया है। विधायक सभी एक समान होना चाहिए, क्योंकि ये 96 विधायक भी प्रदेश की करीब 3 करोड़ से अधिक आबादी का नेतृत्व करते हैं और यदि प्रदेश की 3 करोड़ आबादी के साथ ये अन्याय है, उनके साथ सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया, क्योंकि वो भी इस प्रदेश के नागरिक है और मुखिया जो होते हैं वो पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के मुखिया हैं। तो सरकार को सभी से एक समान रवैया अपनाते हुए उसी प्रकार कांग्रेस के विधायकों से भी विकास के 5 प्रस्ताव मांगना चाहिए। कांग्रेस इस निर्णय का विरोध करती है और कांग्रेस इसको लेकर सड़क पर संघर्ष करेगी।
कांग्रेस हमेशा हारी हुई सीटों पर फोकस करती है। साथ ही कम अंतर से हारी हुई सीटों पर भी कांग्रेस की गहरी नजर है। लेकिन बीजेपी का फोकस इस बार हारी सीटों के साथ साथ जीती सीटों पर भी है। साथ ही 2018 में पार्टी की परफॉर्मेंस जहां कमजोर रही, वहां भी पार्टी फोकस कर रही है। जानकारों की माने तो 2018 से सबक लेकर बीजेपी अब 2023 की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि जनता से जुड़ी जरूरतों और मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर रही। बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से कुछ ही सीटें पीछे रह गई थी। बीजेपी को उम्मीद है कि अब उन इलाकों और सीटों पर फोकस करके वापस सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव अगले साल के अंत में है। इससे पहले जनहित से जुड़े कार्यों को करके बीजेपी किसी न किसी तरह जनता के विकास को जीतना चाहती है, जिससे 2023 की राह आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार TN मनीष। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुशील जी, चलिए। मनीष जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है इस पर? जी मनीष जी, हम देखते आए हैं अब तक कि भाजपा हारी हुई सीटों पर फोकस करती थी, लेकिन पहली बार उसने अपने जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनसे 5 बड़े प्रोजेक्ट मांगे हैं 15 करोड़ तक के, और उनको 2 साल में पूरा करना चाहती है ताकि जनता में उनका विश्वास बरकरार रहे। और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनके विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है। आप इस नई रणनीति को कैसे देखते हैं भाजपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में अभी जो माहौल बना है, उस माहौल के अंदर ये बात बार बार सामने आ रही है कि अंडर करंट जो है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं प्रभावी है। और उस एंटी इनकम्बेंसी को समय रहते दुरुस्त करना, ऐसी पार्टी जिसके पास निचले स्तर तक संगठन की रचना है, वो उस पूरी रचना के साथ जो फीडबैक मिला है नीचे स्तर से ऊपर तक, उस फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने अपने संवैधानिक स्थिति का फायदा लेते हुए और बहुमत का फायदा लेते हुए या सत्ता का फायदा लेते हुए ये कोशिश की है। लेकिन अगर इसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये बात, ये नाराजगी बिल्कुल जायज है कि आखिर में विधायक तो कांग्रेस के भी हैं, तो कांग्रेस के विधायकों से इस तरह के परियोजनाओं को लेकर के क्यों नहीं कोई विकास योजना की ब्लूप्रिंट मांगी गई। एक बात तो ये सियासी तौर पर कांग्रेस की मुझे सही लगती है, उनकी आपत्ति ठीक है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2023 में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई मामला बने जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि अचानक समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से पिछड़े दल के तमाम लोग पहुंच गए, और भारतीय जनता पार्टी को 2017 में जिन्होंने वहां सत्ता में और मजबूती दी थी, वो लोग भी उतर गए उसके खेमे से। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो पूरी योजना बनाई है, इस योजना के पीछे सियासी तौर पर सत्ता विरोधी लहर को उस समय पीक पर आने के पहले ही एक पूर्व योजना के तहत कहीं ना कहीं उसका शमन करना, उसको खत्म करना और लोगों के बीच में यह विश्वास बरकरार रखना कि शिवराज जी का जो सादगी भरा चेहरा है, जिस तरह वो लोगों के बीच मिलते हैं, गाड़ी पर खड़े होकर के भाषण देने लगते हैं, बाढ़ पीड़ितों के साथ मिलते हैं, इसके अलावा अतिवृष्टि वाले किसानों को सांत्वना देने के लिए जब वो पहुंचते हैं तो किसी तरह का तामझाम नहीं, एक सादगी दिखती है। तो ये पूरा की पूरा जो पूरी कवायद है, उस विश्वास को, मामा के ऊपर जो भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखने की दिशा में उठाया गया एक ऐसा कदम, मैं ऐसे कहूंगा, जो सियासी तौर पर बहुमतधारी सत्ताधारी दल को करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं। बिल्कुल। सुशील जी, मनीष जी कह रहे हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में भगदड़ मची है कि जैसे ही चुनाव आए तो भाजपा में भगदड़ मच गई, वैसी भगदड़ मध्य प्रदेश में 2023 में ना मचे उस चुनाव से पहले। और विश्वास कायम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है कि अपने विधायकों से प्रोजेक्ट मांगे हैं 5 बड़े,
और 2 साल में पूरा करना है? देखिए ब्रजेश जी, दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि जो 2018 के चुनाव परिणाम थे, उन परिणामों को यदि आप देखेंगे तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई थी, बीजेपी का वोट प्रतिशत ज्यादा था। जी। तो ये बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। 2020 में जो एपिसोड हुआ है दल बदल वाला, उसके बाद बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और स्वाभाविक बात है कि 15 साल के विकास के बाद यदि 2018 में आपको अगर जनता ने नापसंद किया था, आपको बहुमत नहीं दिया था, तो कुछ वजह होगी। और अंत में सभी ये बात मान लेते हैं कि विकास के आधार पर वोट लेना मध्य प्रदेश में, जहां पर धर्म और बाकी राजनीति, जातिगत राजनीति इतनी सघन नहीं है जितनी अन्य राज्यों में, खासकर यूपी और बाकी अन्य राज्यों में, तो विकास के नाम पर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी, जो डबल इंजन की भी हो सकती है और विधायक की भी हो सकती है, उसको पाटने के लिए टाइम फ्रेम में जो योजनाएं की जा सकती है और 5 बड़े काम प्रत्येक विधायक से मांगे हैं, ये उसकी रणनीति है। देखिए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 5 बड़े काम मतलब उसके 2 बड़े कस्बे, ग्रामीण क्षेत्र या कोई भी ऐसी योजना जो वहां पर जो है जिसकी ब्रांडिंग विधायक कर सकता है, ये उसका पूरा वो है। अब जहां तक कांग्रेस की आपत्ति की बात है, देखिए जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, प्रोजेक्ट तो वहां भी आएंगे, लेकिन सरकार कांग्रेस को श्रेय क्यों लेने देगी? राजनीति कर रहे हैं दोनों ही दल, तो ये संभव नहीं है। ये हमें सुचिता की राजनीति में सामान्य तौर पर अच्छा लग सकता है ये कहने के लिए, ये आरोप भी ठीक है कांग्रेस का, लेकिन अगर कांग्रेस से भी प्रोजेक्ट मान लिए जाएंगे तो वो कांग्रेस विधायक मजबूत नहीं होगा। वो कांग्रेस के विधायकों से नहीं मांगते, उनके हारे हुए प्रत्याशियों से मांग लेते, पूर्व विधायकों से मांग लेते। ही देखिए, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगले स्टेप में होगा, क्योंकि 127 विधायकों के भरोसे आप जो है सरकार नहीं बना सकते। इन विकास के बावजूद अगर मान लीजिए 10-20 विधायक हार गए तो आप बहुमत कैसे लाएंगे? इसलिए बाकी उन सीटों पर जहां पर कम मार्जिन से हारे हैं, यहाँ या जहां पर जो है संभावनाएं दिख रही हैं, वो वहां पर जरूर जो है बीजेपी इंटरनल जो है वो करेगी। और ये हमने पहले भी देखा है सुशील जी कि बीजेपी रणनीति बनाती है हारी हुई सीटों के लिए कि उनको किस तरह से जीता जाए। नहीं तो ब्रजेश जी, ये डबल इंजन की सरकार की डबल एंटी इनकम्बेंसी दूर करना है ना, और विधायकों को संतुष्ट भी करना है। देखिए, सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर 2018 से लेके 2022 तक का आप देखेंगे, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद कोरोना रहा, विकास कार्य ठप रहे, सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत सारी सरकार को योजनाएं बंद करनी पड़ी हैं। तो अब इन सब के बीच में आप एक नई चीज क्या लेके आ सकते हैं? वो नई चीज यही है। नई चीज तो यही है मनीष जी, लेकिन कांग्रेस भी एक रणनीति बना रही है। वो रणनीति बना रही है कमलनाथ जी कि वो 80 सीटों पर फोकस कर रहे हैं, उन 80 सीटों पर जहां कम मार्जिन से उनको हार का सामना पड़ा था। तो ऐसे में वो क्या विकल्प अपना सकते हैं, क्या रास्ते अपना सकते हैं कि उन सीटों पर अगली बार उनकी विजय हो? देखिए, जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, और उन्होंने अभी जैसे घर घर पहुंचने वाली बात भी करी है, काफी अच्छी योजना उन्होंने दी है कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कांग्रेस के साथ बड़ी मुश्किल ये है कि कांग्रेस चेहरे पर केंद्रित हो जाती है। बार बार कांग्रेस के नेता ये भूल जाते हैं कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं, वह अपने नेता के सदस्य नहीं है। तो ये जो पट्टा संस्कृति है, ये जो चेहरे की राजनीति है, उसको तिलांजलि कांग्रेस को देना पड़ेगी। कांग्रेसियों को कांग्रेस को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपने चुनाव चिन्ह के साथ चलना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अभी क्या है, संस्था से बड़ा चेहरा है वहां पर, तो अभी क्या है, संगठन जो है वो लगा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें दोनों दलों को, तो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आनुषंगिक संगठनों की एक लंबी फहरिस्त है, और उस आनुषंगिक संगठन में उनके पास हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग के ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको सामाजिक तौर पर राजनीति करना पसंद है। चाहे वो अधिवक्ता हो तो उनके लिए अधिवक्ता परिषद है, चाहे वो युवा है तो उनके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। तो अगर ऐसा देखें तो एनएसयूआई के अलावा आज कांग्रेस के पास कितने आनुषंगिक संगठन बचे हैं? कांग्रेस का सेवा दल एक समय में लाया गया,
इस उद्देश्य के साथ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बरक्स एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जो उसको टक्कर दे सके। लेकिन आज सेवादल कहाँ है? तो ये जो तमाम बातें हैं, इन बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एकता के सूत्र में रहकर अगर उन 80 सीटों पर भी मेहनत कर लेती है तो मुझे लगता है कि 2023 का जो चुनावी समर है वो बहुत दिलचस्प होगा, कांटे की टक्कर वाला हो सकता है। लेकिन मनीष जी, आपको नहीं लगता है कि जब 2018 में आपने भाजपा की तमाम खूबियां गिनाई, इतने संगठन उसके सहयोग में खड़े हुए, इसके बावजूद यदि कांग्रेस सत्ता तक पहुंच गई और 15 माह सत्ता का सुख भोग लिया, यदि उसके बावजूद अभी से तैयारी कर रही है 18 महीने पहले से, तो वो मुकाबला वो कड़ा होगी और सरकार में आ सकती है यदि इसी तरह मेहनत करे तो? जिस तरह आपने भी कहा, सुशील जी ने भी किया कि एंटी इनकम्बेंसी है। बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी तो निश्चित तौर पर है। जैसा अभी सुशील जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि डबल इंजन की अगर विकास की धारा की वकालत की जाती है तो उस डबल इंजन में एंटी इनकम्बेंसी भी डबल है। आप ये देखिए कि सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों में कांग्रेस की कमी ये है कि कांग्रेस अपना समय भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं को कोसने में व्यर्थ कर रही है, बल्कि कांग्रेस को जनता के बीच अभी जो मैंने मुद्दे रखे जन सरोकार के, उन मुद्दों के साथ उतरना होगा मैदान में। तब वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में 18 महीने तक लगातार अगर मैदान में रहती है तो निश्चित है कि हवा पलटते देर नहीं लगेगी, क्योंकि 2018 में हम लोग ये देख चुके हैं। सुशील जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस असल मुद्दों को छूती हुई दिख रही है? जी ब्रजेश जी, पूछिए फिर से सवाल। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस असल मुद्दों को छूती हुई दिख रही है या उनको किनारा करके ऐसे मुद्दों पे हावी हो जाती है या हमला करती है जिनका कोई सरोकार नहीं है जनता से? नहीं, राजनीति में देखिए, बयानों पर पलटवार करना अलग बात है, वो एक राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन मुद्दा आधारित राजनीति कांग्रेस कर रही है। इसके आप इस वजह से भी देख सकते हैं कि जो जन जागरण यात्रा जो बीजेपी ने कांग्रेस ने निकाली है, ये बहुत, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कांग्रेस का कदम आगे चल के साबित होगा, क्योंकि जब आप जनता से जुड़ना शुरू करेंगे। ब्रेक लग गया है ना, कोरोना की गाइडलाइन के तहत उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, वो अनुमति नहीं दी जा रही है, ठीक है। लेकिन जितने भी विधायक और ये पदाधिकारी कांग्रेस के वहां गए, इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ये टेम्पो लगातार बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी, देखिए बीजेपी तो बहुत अच्छे से मान के चल रही है कि हमें किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी से निपटना, हमें किस तरीके से जो सिंधिया के साथ जो नेता है उनको एडजस्ट करना है। कांग्रेस बीजेपी के जितने टास्क है वो धीरे धीरे आप देखिए, और उनके पास एक बड़ा बैक सपोर्ट है आरएसएस का, उन सबके माध्यम से वो तो बेहतर कर रहे हैं। कांग्रेस की जो दिशा है, कांग्रेस की दिशा कमलनाथ के नेतृत्व में किस तरीके से थी, कमलनाथ का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ओवरऑल अच्छा नहीं दिखता। आप चाहे 2020 में हुए 28 विधानसभा सीटों के चुनाव देख लीजिए, उसमें आप परिणाम नहीं ला पाए। आप दमोह का चुनाव जीते, फिर आपने एक बड़ा हंगामा की बात कहना शुरू कर दी कि हमें दमोह फार्मूले पे लड़ेंगे चुनाव, और 2021 में जो 4 चुनाव हुए उसमें जो है आपका दमोह फार्मूला कहा गया, आपको सिर्फ 1 सीट मिली। तो ये कहने और करने में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन जनता के बीच में जो जाएगा वो जरूर जो है सफलता की तरफ, उसकी जो है उसके कदम ज्यादा बेहतर तरीके से सफलता की तरफ जाएंगे। लेकिन इतनी मजबूत होने के बावजूद हम देखते हैं कि रेगांव उनकी परंपरागत सीट थी, वो हार जाते हैं। 2018 में हम देखते हैं कि उनके कई मंत्री हार जाते हैं। तो क्या यही वजह है एक कि पहले घर सुधार लो, बाद में जो हारे हैं उनको ठीक करेंगे या उनको अपने में लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है ब्रजेश जी, हारे हुए जगह पे तो सरकार मांग नहीं सकती प्रस्ताव मांगने का तरीका दूसरा होगा, लेकिन बीजेपी छोड़ थोड़ा देगी। अगर 127 आपके विधायक हैं तो बाकी जो विधायक है 103 और ये, इनको थोड़ा छोड़ देगी बीजेपी आसानी से। तो वो स्ट्रेटेजी अलग होगी, क्योंकि ये सरकार का पार्ट है। विधायक जो सीधे जो है सदन से जुड़े, तो इनसे प्रस्ताव मांगिए। उन जो हारी सीटों हैं उनके लिए कुछ और जो है तरीका सोचा गया होगा जिस पर अमल करेगी बीजेपी। मनीष जी, एक और तरीका अपनाया है सरकार ने, जो कांग्रेस के नजदीक हैं निर्दलीय विधायक, उनको भी तवज्जो नहीं दी। क्या शायद यही वजह है कि उनकी पार्टी के भी कुछ विधायक यदि कांग्रेस के करीब हैं
तो उनका जो बड़बोलापन आ रहा है, जो सरकार पे हमले आ रहे हैं, इसके पीछे यही वजह है। जैसे नारायण त्रिपाठी की बात करें हम, देखिए, हर सूबे की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अवसरवादिता की पराकाष्ठा पार कर लेते हैं, चरम पार कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी इस तरह के चेहरे हैं, इस तरह के नेता हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के जो ऐसे नेता हैं जो भाजपा से टच में हैं, या फिर निर्दलीय ऐसे जो विधायक हैं जो बहुत ही कम उससे अपने आप को रख पाए या बना पाए। अब मैं आपको बताऊं कि असल में जो प्रबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन देश काल और परिस्थिति के अनुरूप तत्काल प्रभाव से सक्रिय होता है। उसका बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना आज रहा। आपने, हमने सबने देखा। तो भाजपा को यह पता है कि उसे कब, कहां, कैसे, क्या करना है। टाइमिंग में खेलना जानती है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो टाइमिंग को मिस करती है और बाद में इस तरह की बातें आना राजनीति में कि बाहुबल या सत्ता बल से जीत गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मानते ही वेक्टर कुछ काम करते होंगे आंशिक तौर पर, लेकिन बड़े व्यापक स्तर पर अगर हम देखें तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 या 3 इस तरह के रटे रटाए आरोपों से आप अपनी कमजोरी को कहीं ना कहीं ढांक पाएंगे। क्योंकि आप अगर सशक्त विपक्ष हैं तो मध्य प्रदेश में मुद्दों की इस समय बारिश कर सकते हैं। आज जिस तरह की शराब नीति आई है, आपको क्या लगता है कि घर में बात होनी चाहिए? क्या ये एक ऐसी पार्टी का जो राष्ट्रवाद की बात करते हुए राजनीति करती है, जिसके लिए राम बहुत कुछ है, रामनामी तौर पर सरकार है, तो ऐसी पार्टी अगर आबकारी नीति में इस तरह के नियम ला रही है, अब देखना होगा कि विपक्ष इस तो तरह की सुशील जी, मुद्दों को सबका जबकि साथ सबका वो विकास मुख्यमंत्री की बात मायावती करती है खुद भाजपा इसके खिलाफ है। जी, सबका साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन हमने दमोह में देखा है कि एक विधायक को ले आती इस वजह से कि वहाँ कोई बड़े प्रोजेक्ट जो स्वीकृत हुए थे उनको मंजूरी नहीं मिल पाई थी कांग्रेस शासन में। तो वैसा ही तो आप कर रहे हो, जो सचिन यादव आरोप लगा रहे हैं कि बजट की कमी का आरोप लगाकर या बजट की कमी का बहाना बनाकर हमारे जो प्रस्ताव थे जो पहले से मंजूर थे वो रद्द कर दिए गए। तो जनता में इसका भी तो मैसेज गलत जाएगा। वो जो वहाँ के कांग्रेस विधायक हैं वो जनता के बीच कहेंगे कि ये काम आने वाले थे और शिवराज सरकार ने राशि नहीं दी। देखिए, मैं आपको ब्रजेश जी फिर बता रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल और खासकर सरकार जो हो वो ऐसा नहीं कर सकती कि सिर्फ जो विधायकों के, जो पार्टी के विधायक हो उन्हीं के लिए जो है प्रोजेक्ट 5 लाएगी। देखिए, बाकी सीटों का भी बीजेपी या सरकार के पास प्लान होगा। उस प्लान में चेहरा कौन होगा? हो सकता है मुख्यमंत्री स्वयं उन हारी हुई सीटों को गोद लें या मंत्रियों को जवाब दे दिया। ये आप इसको ऐसे नहीं देखिए कि केवल इन 127 सीटों पे या जितने भी अभी वर्तमान विधायक हैं उनको लेकर ही होगा। जो पिछला देख रहे हैं, चाहे खंडवा लोकसभा चुनाव में एक कांग्रेस का विधायक आया, चाहे दमोह के विधायक आए कांग्रेस से भाजपा में, उनका यही तो आरोप था कि काम नहीं हुए। नहीं, वो तो कांग्रेस के समय की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस में ये आरोप लगा के आया ना कि काम नहीं हुए। तो आप देखिए, एक तो बजट आएगा, बजट के पहले यह विधायक के 5-5 प्रोजेक्ट मंगा लिए और यदि 2-2 प्रोजेक्ट भी अप्रूव कर दिए जाते हैं तो आप 5-5 बजट में ही प्रावधान करने वाले हैं। 1905 करोड़ का प्रस्ताव है पूरा। नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि बजट में प्रावधान करेंगे तो आपको आसानी होगी। और फिर काम क्या, सरकार का फंड की व्यवस्था करना। तो सरकार जो है अपना वित्तीय जो है आधार पर इन प्रोजेक्ट के लिए पैसा ट्रांसफर कर देगी। और जो नाराजगी विधायकों में, देखिए कोरोना के बाद किसी को भी जो है आप उनके क्षेत्र के विकास कार्य को करने के लिए फंड नहीं मिला है। और सेंट्रल ने तो सांसद निधि तक वो कर रखी थी, रोक रखी थी। तो ये बड़ी जो स्थिति है और इस बात को बीजेपी समझती है कि यदि विकास कार्य विधायकों के ने नहीं कराए तो फिर जीतना बहुत मुश्किल है। तो पहले उन जो पार्टी के विधायक हैं उनको देख लिया जाए, उसके बाद उन हारी सीटों पर क्या करना है ये प्लान भी बीजेपी अभी जल्दी सामने आ जाएगा। ठीक है, मतलब सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उस पर अमल करेगी, बाद में करेगी हारी हुई सीटों पर। ब्रजेश जी, सबका साथ सबका विकास का नारे पे अमल होगा, लेकिन किसके साथ ये महत्वपूर्ण है। किसके साथ ये महत्वपूर्ण है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसके साथ विकास ये तय करना है पार्टी को। सबका विकास करेगी भाजपा सरकार, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने अपने विधायकों से मेगा प्रोजेक्ट मांगे हैं ताकि वो मेगा जीत उन क्षेत्रों में हासिल कर सके। इसके बाद उसका अगला कदम हो सकता है
कि वो हारी हुई सीटों पर फोकस करे। पहले भी हम देखते आए हैं कि भाजपा हारी हुई सीटों पर फोकस करती रही। अब इनका विकास कैसे होगा, तब जाकर साकार होगा सबका साथ सबका विकास। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।